रात की हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे किसी ने पूरे रास्ते पर अदृश्य पानी फैला दिया हो। जगह थी घोड़ा डोंगरी, नागपुर और भोपाल के बीच का वो इलाका जहां लोग सूरज ढलते ही घड़ी देखकर घर पहुंचने की जल्दी करते हैं। और उस इलाके का सबसे खतरनाक बिंदु था पुराना नदी पुल। लोग इस पुल को बस एक नाम से जानते हैं, आधा घोड़ा भूतिया पुल। कहते हैं रात को इस पुल पर कोई कदम रख दे तो हवा का बहाव भी बदल जाता है। कुत्ते अचानक चुप हो जाते हैं और आसपास के खेतों में रहने वाली रात की चीलें बेवजह चीखने लगती हैं। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपकी अपने चैनल अनटोल्ड कहानियों पर। आज की कहानी जुड़ी है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक छोटे से कस्बे घोड़ा डोंगरी से। इस स्थान का इतिहास उतना ही पुराना है जितना हमारा भारत, और आज हम सुनने जा रहे हैं उसी जगह की वो सच्ची दहला देने वाली घटना जिसे 3 दोस्तों ने न सिर्फ देखा बल्कि जिया भी था। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है, यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और हाँ, आप ये कहानी किस जगह बैठकर सुन रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि इस डरावनी कहानी के दौरान मुझे भी ऐसा महसूस हो कि आप सब मेरे साथ ही हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं घोड़ा डोंगरी की वो अनकही कहानी। पिछले कुछ सालों में यहाँ कई हादसे हुए थे। कुछ लोग गायब, कुछ पागल और कुछ ने तो दोबारा यहाँ आने का नाम तक नहीं लिया। ऐसा ही माहौल था, डर, सन्नाटा और अंधेरा, जब 3 दोस्त रवि, राजेश और संजय गर्मियों की एक रात चाय की दुकान पर बैठे बहस कर रहे थे। चाय वाले ने भी कई बार चेतावनी दी, मित्रों उस पुल की बात मत करो, अच्छा नहीं है। लेकिन जवान लड़कों की आदत ही होती है, जरा सी बात हो और मामला चुनौती पर आ जाए। रवि बोला, अरे यार ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता। संजय हंस पड़ा, तो जाना आज रात पुल पार करके दिखा। पर असली आग राजेश ने लगाई, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। चलो एक काम करते हैं, जो इस पुल को रात के 12 बजे पार करेगा उसके लिए अगले 1 महीने कोई भी दावत फ्री। हंसी उड़ी, लेकिन अगले ही पल ये हंसी एक गंभीर शर्त में बदल गई। रात के 12:07 बज चुके थे। आसमान पर बादल ऐसे टंगे थे जैसे किसी ने उन्हें कील से रोक रखा हो। सड़क पर पत्ते उड़ रहे थे और तीनों दोस्त बाइक लेकर भूतिया पुल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे पुल करीब आता गया, हवा ठंडी नहीं बल्कि भारी लगने लगी, जैसे किसी ने उनके सीने पर ईंट रख दी हो। पेड़ों की शाखाएं हल्की हल्की हिल रही थी, लेकिन हवा थी ही नहीं। उनकी बाइक की हेडलाइट पुल की लोहे की रेलिंग पर पड़ती और तुरंत काली छाया निगल लेती। राजेश ने बिना कुछ कहे बाइक रोकी और बोला, चलो मैं पहले जाता हूं। रवि और संजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, पर दोनों की आंखों में कंपकपी साफ थी। राजेश ने टॉर्च उठाई और पुल के पहले तख्ते पर कदम रखा। ठक आवाज ने दोनों दोस्तों के दिल की धड़कन बढ़ा दी। हम पीछे पीछे आ रहे हैं, रवि ने कहा, लेकिन उसकी आवाज थरथरा रही थी। पुल का बीच इतना अंधेरा था कि लगता था जैसे कोई गड्ढा निगलने के लिए तैयार हो। राजेश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन आधे पुल पर पहुंचते ही उसने रुककर पीछे देखा। अरे तुम लोग रुके क्यों हो? उसकी आवाज बिल्कुल साफ थी, पर रवि और संजय कुछ बोल ही नहीं पाए, क्योंकि उनके ठीक सामने राजेश वहीं खड़ा था। लेकिन आधे पुल पर खड़ा राजेश भी बिल्कुल वही लग रहा था, एक ही आदमी 2 जगह एक साथ। दोनों दोस्तों के पैरों से जैसे जमीन खिसक गई। संजय ने कांपती आवाज में कहा, रवि ये क्या? और तभी दूर पुल के बीच वाली छाया ने अचानक हिलना शुरू कर दिया और असली कहानी यहीं से शुरू हुई। पुल के बीच खड़ी वो आकृति जिसे दोनों ने राजेश समझा था, अचानक हल्के हल्के धुंध की तरह फैलने लगी। उसकी टॉर्च की रोशनी कुछ सेकंड झटकी और फिर बुझ गई। उसी पल हवा का रुख बदल गया, तेज, ठंडी और किसी अदृश्य चीज को साथ लेकर आती हुई। इससे पहले कि दोनों समझ पाते, पीछे वाले जंगल की ओर से एक बेहद धीमी सरसराती हुई आवाज आई, वापस मत आओ। आवाज इतने धीमे स्वर में थी जैसे किसी के फटे गले से निकल रही हो। दोनों दोस्त पलटे, पर वहां कोई नहीं था।
संजय ने डर के मारे गला सुखाते हुए कहा, रवि, हम वापस चलते हैं, अभी के अभी। मगर रवि की नजर अब भी पुल पर खड़े दूसरे राजेश पर अटकी थी। वो आकृति हिल भी नहीं रही थी। टॉर्च उसके हाथ में थी, लेकिन रोशनी कहीं नहीं जा रही थी, बस काली, गहरी, दहकती अंधेरी छाया। रवि ने हिम्मत जुटाई, राजेश, ओ राजेश, आवाज दे, बता तू कहाँ है। अचानक उनकी हेडलाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। सिर्फ दूर पुल का वो बीच वाला हिस्सा हल्की सफेद धुंध में चमक रहा था। और फिर ठक 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 कदमों की आवाज, भारी, धीमी, लेकिन इंसानी बिल्कुल नहीं। संजय चीखते हुए बोला, रवि, बाइक स्टार्ट कर, भाई यहाँ कुछ ठीक नहीं। रवि ने चाबी घुमाई। इंजन ने 2 बार झटके दिए, पर चालू नहीं हुआ। फिर तीसरी बार घूं, इंजन शुरू हुआ। दोनों ने तेजी से बाइक घुमाई, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़े, एक काली ऊंची आकृति उनकी हेडलाइट की धुंधली रोशनी में दिखाई दी। वो इंसान जैसी थी, पर उसकी लंबाई लगभग 7 फुट थी। शरीर पर धुंध लिपटी हुई और चेहरा जैसे बिल्कुल नहीं था। पूरी खाली जगह, बस 2 गहरी गड्ढे जैसे आंखें। वो धीरे से मुड़ी और पुल की ओर देखने लगी, जहां असली राजेश मौजूद था। फिर उसने बहुत धीमी पर बेहद घातक आवाज में कहा, एक पहले ही आ चुका है। उसने अपना हाथ उठाया, हवा कांपने लगी, पेड़ों की पत्तियां पीछे की ओर उड़ने लगीं, पुल की रेलिंग जोर जोर से हिलने लगी। अचानक वो आकृति धुएं की तरह गायब हो गई। रवि और संजय ने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी, लेकिन पुल छोड़ने से ठीक पहले दोनों ने साफ साफ सुना कहीं दूर से राजेश की आवाज, रुको, मुझे मदद चाहिए, वापस आओ। पर आवाज इंसान जैसी नहीं थी, मानो कोई उसके गले से जबरदस्ती शब्द खींचकर बाहर निकाल रहा हो। दोनों ने उस रात पुल नहीं छोड़ा, उसे पीछे फेंक दिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले दिन राजेश गायब था। अगली सुबह गांव में हलचल थी। राजेश घर नहीं पहुंचा था। तीनों ने पुल वाली बात किसी को नहीं बताई थी, लेकिन भीतर भीतर डर एक जहरीली धुएं की तरह फैल चुका था। रवि और संजय दोनों रात भर सो नहीं पाए थे। राजेश की आवाज कानों में गूंज रही थी, वही टूटी, खुरदुरी, जैसे किसी ने गले में उंगली डालकर शब्द जबरदस्ती बाहर निकाले हों। सुबह होते ही दोनों थाने पहुंचे। पुलिस ने पहले तो हल्के में लिया, रात का मामला है, कहीं सोकर बड़ा होगा। लेकिन जब रवि ने बताया कि उन्होंने उसे पुल पर आखिरी बार देखा था, पुलिस की नजरें अचानक बदल गईं। थानेदार ने पूछा, कौन सा पुल? दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। पुराना नदी पुल, जिसे लोग भूतिया पुल कहते हैं। थानेदार ने गहरी सांस ली, कुर्सी पर पीठ टिकाई और बोला, उस पुल पर 2 महीने पहले भी 3 लड़के गए थे। एक वापस नहीं लौटा, बाकी 2 आज तक इलाज करवा रहे हैं। बोलते नहीं, बस चिल्लाते रहते हैं कि वो वापस आएगा। संजय का दिल धड़कना भूल गया। रवि के हाथ कांपने लगे। पुल की तरफ जाने से पहले पुलिस ने सबसे जरूरी बात कही, जिस चीज को तुमने वहां देखा वो इंसान नहीं था, और अगर वो राजेश को अपने साथ ले गई है तो वो खुद वापस नहीं आने देगा। टीम तैयार हुई। रवि और संजय भी मजबूरन साथ चले। जैसे ही वे पुल के करीब पहुंचे, मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा, बादलों की गड़गड़ाहट और तापमान जैसे 10 डिग्री गिर गया हो। पुल पर कदम रखते ही हर किसी को ऐसा लगा जैसे हवा भारी हो गई, जैसे पानी में सांस लेने की कोशिश कर रहे हों। कुछ ही दूरी पर राजेश की टॉर्च पड़ी थी, टूटी हुई। उसका कांच ऐसे फटा था जैसे किसी ने अंदर से ही मारकर चकनाचूर कर दिया हो। संजय ने हिम्मत करके कहा, शायद आसपास ही होगा। पर तभी पुल के नीचे की नदी से एक आवाज आई, छपाक छपाक, किसी के चलने जैसी नहीं, बल्कि किसी के घसीटे जाने जैसी। पुल के दाहिने खंभे पर ताजा खरोंचें थीं, लंबी, गहरी, एकदम सीधी, मानो किसी ने नाखून नहीं, धातु जैसी उंगलियों से उन्हें बनाया हो। पुल का मध्य हिस्सा हमेशा की तरह धुंध में डूबा था। पुलिस आगे बढ़ी, पर अचानक एक ठंडी सांस, जैसे किसी ने उनके कान पर फूंक मारी हो। सभी रुक गए, और ऐन उसी पल पुल की रेलिंग पर किसी का हाथ दिखा, गोरा, लंबी उंगलियों वाला, पर बिल्कुल सूखा, जैसे महीनों से खून न बहा हो।
हाथ धीरे से ऊपर उठा और फिर धुंध में समा गया। पुल की धातु अचानक ठंडी होने लगी। थानेदार ने आदेश दिया, सब पीछे हटो, यहाँ जो है वो हमें देख रहा है। लेकिन रवि को एकदम से लगा जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। वो चिल्लाया, भाई छोड़ो, छोड़ो मुझे। नीचे देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन पैरों पर बर्फ जैसी ठंडक बढ़ती जा रही थी। किसी का अदृश्य हाथ कसता जा रहा था। पुल के बीच से एक आवाज आई, 1 अंदर है, 2 बाहर, 3 बाकी। आवाज एक साथ 3 दिशाओं से आई, ऊपर से, नीचे से और ठीक उनके सामने से। पुल अचानक जोर से हिलने लगा, जैसे कोई विशाल चीज नदी के भीतर से उठकर उसे पकड़ रही हो। पुल के बीच की धुंध और घनी हो गई। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ गायब, आवाजें गायब, सांसों की धड़कनें तक नहीं सुनाई दी। और फिर एक खून जमा देने वाली चीख गूंजी, मदद करो, मैं यहां हूं। सब भागने ही वाले थे कि पुल की धुंध अचानक खुली और एक परछाई दौड़ती हुई उनकी तरफ आई। सबकी रूह जम गई। वो राजेश नहीं था, वो किसी और का था। लेकिन उसकी चाल, उसकी ऊंचाई, उसकी गर्दन की मुड़ी हुई हड्डियां, सब कुछ बता रहा था वो पहले इंसान था, अब नहीं। परछाई पागलपन की गति से उनके पास पहुंची। पुलिस वालों ने टॉर्चें उठाईं, लेकिन रोशनी उस आकृति पर पड़ते ही मुड़कर दूसरी ओर फैल जाती, मानो उसकी देह रोशनी को निगल रही हो। वो आकृति पास आकर अचानक रुक गई, एकदम सामने। उसके पैरों की दिशा उल्टी थी, एड़ी आगे, उंगलियां पीछे, गर्दन आधी कटी हुई और चेहरा टेढ़ा ऐसा कि जैसे किसी ने खोपड़ी को दबाकर मोड़ दिया हो। वो किसी रटने वाले बच्चे की तरह एक ही शब्द दोहरा रही थी, वापस, वापस, वापस। थानेदार ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो तुम? वो परछाई धीरे से सिर उठाती है, चेहरा पूरा काला, आंखें नहीं, बस 2 खाली गड्ढे। और फिर वो बुदबुदाई, ये पुल उन्हें चाहिए जो डरते नहीं। रवि और संजय पीछे हट गए, लेकिन परछाई ने सीधा रवि की ओर इशारा किया, तुम वापस क्यों आए? उसे वहीं छोड़ना था। रवि चीख पड़ा, राजेश कहाँ है, बता। परछाई ने अचानक अपना हाथ उठाया। उसकी उंगलियां लंबी, बेहद लंबी, जैसे लोहे की पतली छड़ें। उसने हवा में कुछ लिखा और पुल की धातु पर बड़े नाखूनों जैसी आवाज आई, खर्र खर्र। धातु पर उकेरे शब्द साफ दिख रहे थे, अंदर। अंदर यानी? सब उसी शब्द पर अटक गए। परछाई ने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाई, धुंध की ओर देखने लगी, फिर बोली, जो इसे बुलाता है वो लौटता नहीं। अचानक किसी तेज हवा के झोंके ने सबको पीछे धकेल दिया। टॉर्चें गिर गईं। परछाई ऐसे गायब हुई जैसे किसी ने उसे खींचकर नदी में फेंक दिया हो। पुल का कंपन रुक चुका था, लेकिन माहौल पहले से ज्यादा भारी था। तभी एक पुलिस वाले ने चिल्लाया, सर ये देखिए। पुल के बिल्कुल बीच में रेलिंग से बंधा एक पुराना कपड़ा लहरा रहा था, फटा हुआ, सूखा, लेकिन उसका रंग उसी टी-शर्ट जैसा था जो राजेश कल रात पहने था। रवि कपड़े को पकड़ते ही टूट पड़ा, राजेश भाई कहाँ है तू? अचानक कपड़ा अपने आप रवि की मुट्ठी से निकलकर हवा में हल्के से फड़फड़ाया और नदी की ओर गिर गया। और तभी नदी के भीतर कहीं गहरे से एक बेहद धीमी, लगभग दबा दी गई आवाज आई, मत निकालो मुझे। पुल की सतह पर हल्के हल्के कंपन फैल गए। सबने एक ही पल में महसूस किया, कोई पुल के नीचे है, पर इंसान या वो? पुल की दीवारों से टकराती आवाज फिर आई, पानी, मत देखो, रुक जाओ। लेकिन इंसानी आवाज होने के बावजूद उसमें कुछ ऐसा था जो बिल्कुल मानवीय नहीं था। थानेदार ने आदेश दिया, सब लोग पुल खाली करो, ये चीज हमें नीचे खींच लेगी। सब भागने लगे, लेकिन रवि वहीं जड़ हो गया। उसे लग रहा था पानी उसे बुला रहा है। उसकी आंखें नदी की ओर खींची जा रही थीं। किनारे पर उभरता एक हाथ धीरे धीरे ऊपर आता दिख रहा था। वो हाथ राजेश का था, पर उसका रंग मिट्टी जैसा पीला, नाखून टूटे हुए, उंगलियां सूजी हुई। और फिर पानी से सिर्फ हाथ नहीं, पूरी भुजा निकली। और उसके बाद राजेश का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें काली थीं,
पूरी काली, जैसे किसी ने भीतर कोयला भर दिया हो। उसने उल्टी गर्दन उठाकर रवि की तरफ देखा और सिर्फ एक शब्द बोला, भाग। उसकी आवाज में इतनी रूहानी गूंज थी कि वो इंसान ही नहीं लग रहा था। और फिर अचानक दो अदृश्य हाथों ने उसे नीचे की ओर खींच लिया। पूरी नदी एक बार में उछली और राजेश फिर से गायब। ये साफ था, वो जिंदा था, लेकिन जो उसे पकड़े हुए था वो अब इंसानों की दुनिया का हिस्सा नहीं था। तेज हवा, पुल की रेलिंग थर्राती हुई। रात होते होते मामला और बिगड़ गया। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया, लेकिन रवि और संजय वहीं पास की चौकी पर बैठे रहे। दोनों चुप थे, जैसे किसी ने आवाजें खींच ली हों। रात के करीब 1:40 थे। तभी बाहर से अजीब सी गंध आने लगी, गीली मिट्टी, सड़ी लकड़ी और धुएं जैसी कोई महक। चौकी का दरवाजा अपने आप हल्का सा खुला और हवा अंदर दाखिल हुई, बहुत ठंडी, बिल्कुल अस्वाभाविक। संजय बोला, ये वो वाली हवा है। दोनों समझ गए, पुल का साया यहां तक आ चुका है। रवि ने अचानक खिड़की से बाहर देखा। पुल की दिशा में झाड़ियों में कुछ चल रहा था। पहले लगा कोई जानवर है, लेकिन उसकी चाल उल्टी थी, कदम पीछे, शरीर आगे। कोई इंसान, या जो कभी इंसान रहा होगा, वहां था। वो आकृति धीरे धीरे चौकी की ओर बढ़ने लगी। अंधेरे में सिर्फ उसकी लंबी परछाई दिख रही थी। और तभी खिड़की पर ठक 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 किसी ने 3 बार दस्तक दी। रवि ने कांपते हुए पूछा, कौन? और बाहर से बेहद धीमी, सूखी आवाज आई, मैं, राजेश। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। संजय ने फुसफुसाकर कहा, मत खोल, ये राजेश नहीं है। लेकिन वो आवाज, वो टोन, वो खांसने की हल्की ध्वनि, सब कुछ उसी जैसा था। दस्तक फिर आई, दरवाजा खोल, दर्द हो रहा है। रवि दीवार से टिक कर खड़ा हो गया, आंखें भर आईं। मैं तेरे बिना नहीं जा सकता भाई। संजय चीखा, ये उसकी आवाज नहीं है, वो नकल कर रहा है। अचानक दस्तक रुक गई और खिड़की के बाहर एक चेहरा उभर आया। वो राजेश था, लेकिन एकदम गलत। बाल भीगे हुए, जैसे नदी में दबा पड़ा हो। चेहरा फूला हुआ, आंखें पूरी काली और होंठ आधे नीले। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें भी आना होगा। और अचानक उसका चेहरा गायब, जैसे कोई उसे पीछे खींचकर छाया में ले गया हो। दोनों चौकी से बाहर भागे, लेकिन बाहर पूरा इलाका धुंध में डूबा था। धुंध में से 3 परछाइयां धीरे धीरे उभरने लगीं। 1 राजेश जैसी, 2 कभी इंसान रहे किसी और के अवशेष, तीसरी सबसे बड़ी, सबसे ठंडी, वो वही था, पुल का रक्षक, लंबा, साया सा, बिना चेहरे का। उसकी आवाज हवा में गूंजी, 1 आ चुका, 2 बुलाए जा रहे, तीसरा अपने आप आएगा। तीनों परछाइयां करीब आती गईं। धुंध इतनी बढ़ चुकी थी कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। और फिर धुंध के बीच से किसी ने रवि का हाथ पकड़ लिया। ठंड, इतनी ठंड जैसे हड्डियां जान जमे। रवि चिल्लाया, संजय बचा मुझे। संजय ने उसका हाथ खींचा, लेकिन कुछ बेहद ताकतवर, बेहद भारी रवि को पीछे खींच रहा था। धुंध में से वही आवाज, आ जाओ, अंदर अभी जगह है। अचानक बिजली कड़की और 1 सेकंड के लिए पूरा दृश्य रोशन हुआ। और उस एक क्षण में संजय ने साफ देखा, पुल के नीचे जैसे कोई विशाल दरवाजा खुला हो। काले पानी में एक गड्ढा, जहां कई हाथ, कई चेहरे, कई मरे हुए लोगों की आंखें चमक रही थीं। वे सभी रवि को बुला रहे थे। संजय आखिरी जोर से खींचा और रवि अचानक बाहर निकल आया। लेकिन उसके पैर पर गहरी नाखून जैसी चोटें पड़ चुकी थीं। धुंध अचानक गायब हो गई, हवा सामान्य हो गई, लेकिन डर अब उनके खून में घुल चुका था। और सबसे बड़ा झटका, राजेश अब भी कहीं नीचे था, जिंदा पर बंद, और पुल का रक्षक उसे छोड़ने वाला नहीं था। अगले 2 दिन पूरे क्षेत्र में खोजबीन चली। पुलिस, गोताखोर, गांव वाले सब जुटे, लेकिन राजेश का कोई पता नहीं। रवि घायल था, चलने में दर्द होता। उसकी टांग पर अजीब तरह के निशान थे, लंबी, गहरी, ऐसी जैसे इंसान नहीं, कोई बड़ी सरकने वाली चीज ने पकड़ा हो। संजय हर वक्त कांपता रहता। उसे रात में बार बार वही आवाज सुनाई देती,
2 बुलाए जा रहे हैं। तीसरे दिन अचानक नदी की बहाव रुक सा गया, पानी स्थिर हो गया। ऐसा कभी नहीं होता। नदी के किनारे खड़े लोग घबरा गए और तभी किनारे वाले बड़े पेड़ के नीचे किसी ने चीख मारी, यहां कोई बैठा है। लोग दौड़ कर गए और पेड़ की जड़ों के पास कोई दुबका हुआ था। वो राजेश था, गंदा, सूखा, बिल्कुल खामोश। उसके होंठ सूखे हुए, आंखें खोखली। वो हिल भी नहीं रहा था, बस पेड़ को पकड़कर बैठा था, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो और वो खुद को रोक रहा हो। रवि और संजय दोनों वहीं पहुंच गए। रवि रोते हुए उसके पास बैठा, भाई तू जिंदा है। लेकिन राजेश न हिला न मुस्कुराया, बस एकदम खाली नजर से नदी को देखता रहा, पुल की दिशा में। डॉक्टर बुलाए गए, राजेश को स्ट्रेचर पर लिटाया गया, लेकिन तभी उसका शरीर झटके से कांपा, जैसे कोई अंदर से फड़फड़ा रहा हो। उसने पहली बार आवाज निकाली, मत ले जाओ, मत। डॉक्टर ने कहा, ट्रॉमा है, मानसिक चोट, इसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन रवि ने साफ सुना, राजेश की आवाज बिल्कुल सामान्य नहीं थी। वो 2 आवाजों का मिश्रण लग रही थी, एक उसकी खुद की और दूसरी कोई बेहद गहरी, भारी। एम्बुलेंस में रखते समय राजेश ने अचानक रवि का हाथ पकड़ लिया, जोर से। उसके नाखून रवि की त्वचा में घुस गए और उसने धीरे फुसफुसाते हुए कहा, वे बाहर आने वाले हैं। संजय डर गया, कौन? राजेश ने गर्दन मोड़ी, धीरे, इतनी धीरे कि हड्डियां चर चर की आवाज कर रही थीं, और बोला, जो पुल के नीचे हैं। सब सन। डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया, राजेश बेहोश हुआ, लेकिन उसके बेहोश होने के बाद भी उसकी आंखें आधी खुली हुई थीं, काली, गहरी, जैसे कोई और उसमें झांक रहा हो। रात में अस्पताल के बाहर अचानक बिजली गई। गेट के बाहर वही ठंडी हवा चलने लगी। अस्पताल की खिड़की के शीशे पर 3 निशान उभर आए, लंबे, नाखून जैसे। वार्ड के बाहर खड़े गार्ड ने देखा, कोई लंबा साया पेड़ों के बीच घूम रहा था। धीरे धीरे वो साया खिड़की की तरफ बढ़ने लगा और खिड़की के शीशे पर राजेश का हाथ अपने आप खींचकर रखा हुआ था, जैसे कोई बाहर से उसका हाथ पकड़कर जोर लगा रहा हो। गार्ड डर के मारे नीचे गिर पड़ा। अंदर राजेश नींद में नहीं था, वो किसी और की पकड़ में था। संजय कुछ देर बाद पहुंचा। कमरे में दाखिल होते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। राजेश के बिस्तर के पास पानी गिरा हुआ था, बहुत ठंडा, जैसे किसी ने गीले पैरों के निशान छोड़े हों, और दीवार पर उंगलियों से लिखा था, 3 वापस आएंगे, 1 नहीं। संजय को समझ आ गया, ये कहानी पुल की नहीं, उनकी मौत की गिनती की है। अगली रात सबसे भारी थी। रवि और संजय को साफ साफ लगने लगा था कि राजेश का बच जाना बचना नहीं था, वो वापस लौट आया गया था, लेकिन पूरा का पूरा नहीं। रात 12 बजे अस्पताल के पिछले हिस्से में अचानक हर लाइट झिलमिलाने लगी, नर्सें भागने लगीं, कुछ अजीब हो रहा था। वार्ड नंबर 6 जहां राजेश था, उसकी खिड़की अपने आप खुली, लैच टूटकर जमीन पर गिरा। पहले हवा अंदर आई, ठंडी, भारी, जानलेवा। फिर धुंध अंदर घुसने लगी, ऐसी धुंध जो कमरे को चुपचाप निगल रही थी। राजेश अब भी बेहोश था, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, बिस्तर से कुछ इंच ऊपर, जैसे कोई उसे पकड़कर उठा रहा हो। रवि दहशत में चिल्लाया, राजेश छोड़ दो उसे। और तभी राजेश की आंखें खुलीं, पूरा सफेद, पुतलियां गायब। वो खाली आंखों से सीधे रवि को देख रहा था। उसने मुंह खोला, लेकिन शब्द नहीं निकले, सिर्फ पानी जैसा कोई तरल, खारा, बदबूदार नीचे बहने लगा। टप 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 फर्श पर काले दाग बनते गए। उसके होंठ हिले, धीमे, टूटी आवाज में, मैं नहीं हूं, वो आया है। अचानक पूरा अस्पताल हिल गया, लाइटें फटीं, कांच टूटकर चारों ओर बिखर गया। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं, तेज, लंबी, असामान्य।
हर परछाई किसी न किसी खोए हुए इंसान की लग रही थी। और तभी वार्ड की छत पर एक अंधेरा धब्बा उभरा, फिर और बड़ा हुआ और एक विशाल लंबी आकृति उससे बाहर निकली। वो वही थी, पुल की रक्षक, साया, बिना चेहरे की चीज। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजी, एक लौट आया, बाकी दो, अंदर आने का समय है। रवि और संजय पीछे हटे, लेकिन कमरा सिकुड़ रहा था। अंधेरा दीवार से उतरकर फर्श पर फैलने लगा, जैसे जीवित हो। राजेश अचानक बोल उठा, भागो, नहीं तो तुम भी मेरे जैसे हो जाओगे। उसने अपने आप को बिस्तर से गिरा लिया, घुटनों के बल रेंगते हुए दरवाजे की ओर, लेकिन रक्षक ने उसका रास्ता रोक दिया। लंबी उंगलियां राजेश की गर्दन के पास मंडराने लगीं। राजेश ने आखिरी बार रवि की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द, डर और चेतावनी थी। पुल मत जाना, रवि चीखा। नहीं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रक्षक ने धुएं जैसी अपनी उंगलियां राजेश के सीने में घुसा दीं। कोई खून नहीं निकला, सिर्फ काला धुआं, जैसे उसकी आत्मा तोड़ी जा रही हो। राजेश का शरीर झटके खाने लगा, फिर ढीला पड़ गया और रक्षक की आवाज आई, अब पूरा, एक, कम। रवि और संजय कमरे से बाहर भागे। लंबी परछाइयां उनके पीछे दौड़ रही थीं। हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। दोनों भागते हुए अस्पताल के मुख्य गेट तक पहुंचे। बाहर आते ही धुंध गायब हो गई, हवा सामान्य हो गई, सब कुछ शांत, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन अस्पताल की खिड़की से राजेश का बेजान शरीर दिख रहा था और बगल में अंधेरे का वही धब्बा धीरे धीरे गायब होता हुआ। रवि टूट चुका था, संजय सदमे में। पुल का डर अब गांव तक फैल चुका था। सब जानते थे राजेश की मौत एक हादसा नहीं थी, उसे वापस भेजा गया था, सिर्फ इसलिए कि पुल को तीसरा चाहिए था। कहानी का अंतिम सच यही था, भूतिया पुल को हर दशक में 3 आत्माएं चाहिए। 2 अंदर जाती हैं, एक वापस लौटाई जाती है, ताकि बाकी 2 को बुलाया जा सके। और इस बार वो वापस लौटने वाला था, राजेश। उसकी काली आंखें अब भी पुल के नीचे चमक रही थीं, और कोई भी रात में वहां से गुजरता तो धुंध के बीच एक आवाज सुनाई देती, 1 कम है, 2 बाकी हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, पुल आज भी खड़ा है। रात में उससे गुजरने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है राजेश तुम्हें पहचान ले और वो चाहता है तीसरा पूरा हो। तो दोस्तों, ये थी घोड़ा डोंगरी की वो अनकही सच्ची दास्तान, जो आज भी उस इलाके में रात के सन्नाटे को चीरती हुई गूंजती है। राजेश, रवि और संजय की ये घटना हमें याद दिलाती है कि कुछ रास्ते, कुछ पुल और कुछ जगहें ऐसी होती है जहां इंसान कदम तो रख देता है, पर वापस वहीं नहीं लौट पाता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आप कहां से ये कहानी सुन रहे थे, ये भी नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें। आपके कमेंट से न सिर्फ हमें खुशी मिलती है, बल्कि अगली कहानी सुनाते समय आपके साथ होने का एहसास भी होता है। फिर मिलेंगे अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, कभी कभी छाया बस छाया नहीं होती।